हेलो फ्रेंड्स, सी टेट के सभी परीक्षार्थियों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सी टेट सितंबर 2026 में बहुत ही कम समय रह गया है और अब ऐसे में जो लास्ट जेएस की प्रिपरेशन होती है ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यकीन मानिए कि अगर आपने खाना बहुत अच्छे से बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है, लेकिन अगर आप उसे सही से सर्व नहीं कर पाए ना, तो फिर क्या कहते हैं उसका मज़ा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार अगर आपने पूरे साल इतनी ज़्यादा मेहनत की है और लास्ट के डेज में आकर अगर आपने लापरवाही बरती, ठीक है ना, अगर आपने चीज़ों को सही से रिवाइज नहीं किया, चीज़ों को एक बार दोबारा से रिपीट नहीं किया, तो फिर आप पेपर में शायद से उसको याद नहीं कर पाएंगे और ये फ्रेंड्स आपकी जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस सेशन को, बहुत छोटा सा सेशन है, जल्दी से एक तो लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको यही बताने वाले हैं कि लास्ट डेज में आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो क्या रहनी चाहिए, जिससे कि सी टेट सितंबर 2026 आपका डेफिनेटली क्लियर हो। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इस सेशन की ज़रूरत क्यों है। रीज़न ये था कि पिछली बार जब पेपर हुआ था तो बहुत सारे बच्चों की जो समस्याएं थी वो क्या थी, बच्चे सिर्फ 1 या 2 मार्क्स से पिछड़ गए थे फ्रेंड्स। इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप 1 या 2 मार्क्स से पिछड़ जाएं, ये तो वही हुआ ना कि आपके हाथ में ट्रॉफी आ गई, लेकिन फिर बाद में अनाउंस कर दिया कि भी गलती से ट्रॉफी दे दी थी, तो कितना दुख होता है। फिर प्रश्न समझने में दिक्कत होती है, आपने पूरी तैयारी तो कर ली लेकिन प्रश्न आप सही से नहीं समझ पाए, तो उसका अब क्या किया जाए, और सही से तैयारी करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। अभी भी बच्चे ऐसे हैं कि मैम तैयारी कैसे करें, हिंदी में बहुत मुश्किल आ रही है। अब अगर मैं हिंदी की बात करूं तो ये जो तीनों समस्याएं ये आज हम आपकी सुलझा देंगे। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। तो इसमें हम जो पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है कि दुविधा वाले प्रश्नों को कैसे हल करना है, किन बिंदुओं पर सबसे अधिक ध्यान देना है अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए तो, कहाँ गलतियां पॉसिबल हो सकती हैं, और सही विकल्प तक कैसे पहुंचना है। ये सारी चीज़ें छोटे छोटे तरीके से हम समझा देंगे आपको। अब सबसे पहला तरीका तो क्या है, टीचिंग परीक्षा की बुक, क्योंकि लास्ट जीएस में बच्चों को यही होता है कि भाई कोई अच्छी सी बुक मिल जाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करें, मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, जिससे हमारी तैयारी हो जाए। तो टीचिंग परीक्षा की बुक जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी वर्जन में भी, इंग्लिश वर्जन में भी, अमेजॉन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो पहली तो ये आपकी मदद कर देगी। दूसरा तरीका क्या है कि निरंतर अभ्यास से ज्ञान को सुदृढ़ करें। निरंतर अभ्यास कैसे होगा फ्रेंड्स, वो होगा टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब सेशन से, जो डेली हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। रिवीजन सीरीज जो हम आपके लिए क्या कहते हैं चला रहे हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो वो भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। अगर आप डेली डेली क्वेश्चंस करेंगे, डेली डेली बाकी बच्चों के जो फीडबैक हैं वो भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी और कितनी तैयारी करनी बाकी है। क्वेश्चंस के जरिए आपको पता चलेगा कितनी जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी स्पीड क्या है, आपका एक्यूरेसी लेवल क्या है, नॉलेज लेवल क्या है। और एक होता है ना कि जैसे अभी तो मतलब काफ़ी दिन बचे हैं, लेकिन बच्चों को लगता है कि हिंदी है, अरे लास्ट के 3-4 दिन में रिवाइज करेंगे हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय में हर चीज़ याद करने में, ठीक है ना, भूल, चिंता, ये जो सारे राक्षस हैं ये आपको जकड़ लेते हैं और आप कंफ्यूजन में चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये जो होता है ना कि चक्कर में पड़ना, ये फालतू का कि बस लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करनी है, ये सबसे खराब स्ट्रेटेजी होती है। तो इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, ये डेली प्रोसेस है, ठीक है, ड्रिल है ये। फिर ये आता है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सारे टीचर्स आपको समझाते होंगे, लेकिन सारे टीचर्स आपको ये नहीं बताते होंगे कि फ्रेंड्स पेपर में कोई आपको ये नहीं देख रहा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, कोई आपको ये नहीं बता रहा कि पहले आपने ये सॉल्व किया फिर ये। आपको क्या करना है, अपना मैक्सिमम अटेम्प्ट देकर आना है। और मैक्सिमम अटेम्प्ट देने का मतलब ये नहीं है कि बस सारे क्वेश्चन फटाफट करते चले गए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रायोरिटाइज करने हैं सबसे पहले, ठीक है ना। अगर तो प्रश्न नहीं आता तो दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं, और उससे भी पहले क्या करना है कि जो आपका सबसे स्ट्रांग एरिया है, स्ट्रांग एरिया सबसे पहले उसे चेक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का जो इंग्लिश है वो सबसे स्ट्रांग एरिया है, किसी बच्चे का साइंस सबसे स्ट्रांग एरिया है, किसी बच्चे का मैथ सबसे स्ट्रांग एरिया है। जो एरिया आपका सबसे स्ट्रांग है, जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वहाँ से पेपर शुरू कीजिए। क्योंकि होगा क्या, जहाँ पर आपके क्वेश्चन जल्दी जल्दी सही होने लगेंगे ना, आपका दिमाग 10 गुना तेजी से दौड़ता है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और आप दूसरे बच्चों पर ध्यान देना खत्म कर देते हैं। और यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये आप महसूस करेंगे कि अगर आपने पहले पेपर दिया था, ये सारी चीज़ें कितना ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। क्योंकि नॉलेज आप नहीं, सारे बच्चे लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जो ये फोकस करने वाले पॉइंट्स होते हैं ना, यहीं पर आते हैं कि अगर एक प्रश्न नहीं आता दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ जाइए, दूसरा नहीं आता तीसरा, तीसरा नहीं आता चौथा। ये मत सोचिए कि अगर पहले 3 क्वेश्चन तो आते नहीं, कोई नहीं, चौथा क्वेश्चन आता है वहां से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि पेपर में जितने पहले क्वेश्चन आते हैं, एक बार वो सारे क्वेश्चन आपकी आंखों से निकल जाएं, एक बार उन सबको आप ओएमआर शीट पे टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद फिर आप उन क्वेश्चंस पे जाइए जो आपको शायद से थोड़े मुश्किल लगते हैं, जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है। उससे क्या होगा कि आपके दिल को सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ, जितना पेपर मुझे श्योर था वो तो मैं पूरा करके आया ही आया हूँ या आई हूँ, और जहाँ पर मुझे कन्फ्यूजन थी, ठीक है चलो वहाँ पे तुक्का लगा दिया, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, अब आते हैं, ठीक है ना, टॉपिक वाइज।
पेपर में आपको गद्यांश पद्यांश 15 मार्क्स का आएगा और पैडागोजी 15 मार्क्स की आएगी, ये तो हम सबको पता है। अब मैक्सिमम मार्क्स लाने कैसे हैं, मैं तो कहती हूँ फुल मार्क्स ही आए, बट अब ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इसमें 15 मार्क्स पूरे कॉम्प्रीहेंशन के नहीं होते, इसमें 5 से 6 से 7 मार्क्स, इतने मार्क्स जो होते हैं वो आपके व्याकरण के होते हैं। तो आपको हर चीज़ की तैयारी करनी है 3 चीज़ों की, कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर और पैडागोजी। सबसे पहले आते हैं गद्यांश पद्यांश पर, जिसका आपको 7 से 8 प्रश्न आएंगे। अच्छा, ये क्या है, किंग मेकर, ठीक है ना, गेम चेंजर, कुछ भी आप कह लीजिए, क्योंकि सारे के सारे आंसर आपके सामने होंगे, सिर्फ आपको जल्दी से ढूंढना है। और उसमें बस वही पैडागोजी की टर्म यूज़ करनी है कि अगर गद्यांश करें, जो कि भाषा एक भाषा दो दोनों में आती है, उसमें आपको स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग का मतलब क्या है कि बस आपने क्वेश्चन पढ़ा, कीवर्ड पैसेज में ढूंढकर आंसर दिया, काम खत्म। इतनी जल्दी आपका गद्यांश सॉल्व हो सकता है। और ये इसकी रेगुलर प्रैक्टिस, हम इसमें कुछ याद नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है कि कितनी जल्दी आप आंखें घुमा के आंसर ढूंढ सकते हैं, जैसा आप तंबोला में करते हैं। तो ये तो आपको टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर बार बार मिल ही जाएगा। फिर पद्यांश में आपको क्या करना है, जो कि केवल भाषा एक में आता है, स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है पूरी कविता पढ़नी है पहले, बीच में से नहीं पढ़नी, पूरी कविता पढ़कर उसका भाव समझना है, फिर उत्तर देने हैं। क्योंकि जो पोयम होती है उसमें छिपे हुए क्वेश्चंस भी होते हैं, छिपे हुए अर्थ होते हैं, जो चीज़ आपको समझनी होती है। तो ये है आपका कॉम्प्रीहेंशन का, जिसमें इसमें आपके पूरे मार्क्स आने चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आंसर आपको सामने दिया गया होगा। अगला जो पार्ट आता है वो आता है ग्रामर का पार्ट। ग्रामर में अब सी टेट में क्या क्या आता है, ये सारे विषय, सब कुछ नहीं आता लेकिन ये सारे विषय आते हैं, जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय, पर्यायवाची विलोम, संधि समास, तत्सम तद्भव, अलंकार, विकारी अविकारी, लिंग वचन, मुहावरे और शब्द युग्म। ये लिंग वचन अभी 1-2 सालों से आने लगा है ज़्यादा। अब इनकी तैयारी शॉर्टकट में करनी है कैसे, जो 15-20 दिन बचे हैं। सबसे पहले तो आप एक बार क्वेश्चन देखिए, मैं आपको ना ट्रेलर क्वेश्चन दिखाना चाहती हूँ कि ग्रामर के क्वेश्चन सी टेट में आते कैसे हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर सी टेट में ग्रामर को इग्नोर करते हैं। प्रश्न क्या है, जैसे कि बहुत दूर है, ये ना, यह इमारत बालकों के निवास से बहुत दूर है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत दूर में दूर शब्द क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है। आप एक बार चेक करेंगे इसका आंसर क्या है, सारे बच्चे चेक कीजिए प्लीज। इसका जो सही उत्तर है वो क्या होना चाहिए कि बहुत दूर है। अब जो दूर है ना, ये क्रिया नहीं है, तो हम कहते हैं कि वो जगह कहाँ है, वो दूर है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि ये जो दूर शब्द है ये आपका अव्यय है, लिंग वचन के अनुसार नहीं बदलता। तो एक तो आपको शब्द की पहचान होनी आवश्यक है, और इसका मतलब क्या है, कुछ बेसिक्स तो आपको याद करने ही होंगे। खैर, उसके लिए भी टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, बुक के थ्रू भी, यूट्यूब के थ्रू भी और पेड क्लासेस के थ्रू भी। कच्ची पक्की इमारत में कच्ची पक्की शब्द क्या है, बिल्कुल उसके साथ ही क्वेश्चन आया था, दोनों क्वेश्चन संज्ञा विशेषण के एक ही पेपर में। तो कच्ची पक्की इमारत, अब कच्ची पक्की क्या आएगा आपका, विशेषण। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको। संदर्भ में पहचान, उसके बाद फिर ये भिन्न शब्द पहचानिए, सी टेट का कोर क्वेश्चन। लेकिन बच्चे बार बार पूछते हैं मैम ये समूह से भिन्न शब्द का क्राइटेरिया क्या है, ट्रिक क्या है। ट्रिक सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि आपको चारों विकल्प पढ़ने हैं, ठीक है ना, चारों विकल्प किस आधार पर देखने हैं वो उनसे ही पता चलेगा। आंकड़ों, समाजों, पहाड़ों, थैलियों। अब सब में ओ प्रत्यय है, लेकिन अब इतना आपको सोचना पड़ेगा, ये संज्ञा विशेषण की बात नहीं है। आंकड़ों, पहाड़ों, थैलियों, ये सारे वर्ड सही है, लेकिन समाजों, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होता फ्रेंड्स, समाजों नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता, दिस इज मीनिंगलेस। होता है समाज, क्योंकि समाज एक समूहवाचक है, वो हमेशा एक वचन में यूज होता है। तो ये तो अगर किसी ने कभी ग्रामर नहीं भी पढ़ी उसे भी पता होगा, या आप अपनी मम्मी से पूछिए, मम्मी को ये 4 शब्द दिखाइए, सारे बच्चे ये काम करिएगा, अपनी मम्मी को ये 4 शब्द दिखाइए, मम्मी को, पापा को, भाई बहन को, किसी को भी जो 7th क्लास से ऊपर का है, वो आपको खुद बता देगा चारों में से भिन्न शब्द कौन सा है। तो यही आपको करना है। उसी प्रकार गिरावट एक कैसी संज्ञा है, कि गिरावट हो रही है। अब मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी फ्रेंड्स, हमने आपको कितनी सारी ट्रिक्स बताई हैं कि जहाँ पे आहट प्रत्यय, आवट प्रत्यय, त्व प्रत्यय, पन्न प्रत्यय या ता प्रत्यय आ जाए, वो हमेशा भाववाचक संज्ञा होगा। तो गिरावट, सजावट, ठीक है ना, ये सारे क्या हैं आपके भाववाचक संज्ञा। स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है, देखिए। उसके बाद जैसे ये, अब हाथी के पर्यायवाची क्या हैं, पेपर में आपको पर्यायवाची विलोम के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। कैसे, एक तो सबसे मेन क्या है कि संदर्भ के अनुसार आपको अर्थ पूछ लिया कि पैसेज में एक शब्द है उसका क्या मीनिंग है, तो वो तो आप एक अनुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे प्रॉपर क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हाथी के पर्यायवाची शब्द, तो इतनी अब आपकी जैसे कहते हैं ना नॉलेज, कि नॉलेज तो कभी वेस्ट जाती ही नहीं, ठीक है। तो जैसे कुंजरू, हस्ती और गज, क्योंकि वनराज ये तो शेर को कहा जाता है,
ठीक है ना। और ये गज, हस्ती, कुंज, कुंज जो होता है वो वन को कहा जाता है, लेकिन हस्ती, गज ये सारे हाथी के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। कुंजरू होता है, कुंज नहीं होता। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट था। फिर अत्यंत का संधि विच्छेद। अच्छा, अब संधि विच्छेद का तो मैं आपको जरूर बताऊंगी ट्रिक, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अत्यंत का आया था तो अति प्लस अंत, ये फोर्थ ऑप्शन था इसका। और यहाँ पर देखिए, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ, सी टैट में सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए क्या है। बहुत सारे बच्चों को ना ये 4 विकल्प देख के संधि विच्छेद तो पता चल जाता है, संधि का नाम नहीं पता होता। यण संधि है, गुण संधि, अरे कौन पूछ रहे हैं। अभी तक अगर आप सारे पेपर का एनालिसिस करेंगे, सी टैट में हमेशा संधि विच्छेद का प्रश्न आता है, तो बस करिए ना सॉल्व। यहाँ पर आपको ज़्यादा घुसने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सिंपल सा है कि अगर आपको सिंपल शब्द भी पता है तो भी आप संधि विच्छेद का प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और बाद में प्राणियों, प्राणी संज्ञा का कौन सा रूप है। लिंग वचन का क्वेश्चन कोई सोचता ही नहीं था कि सी टैट में आएगा, लेकिन आया। ये देखिए प्राणियों। अब जानते हैं, इस लेवल पर आकर भी शायद से बच्चे अभी तक ये नहीं जानते कि प्राणी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। बच्चे कहते हैं मैम कैसे पता चलेगा कि प्राणी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। फ्रेंड्स, सिंपल सा एक शब्द लीजिए, उसे किसी भी वाक्य में यूज करिए, जैसे कि प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं। पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग नहीं है, क्योंकि मैं ये तो नहीं कहूंगी ना प्राणी पृथ्वी पर रहती है, मैं कहती हूँ प्राणी पृथ्वी पर रहते हैं। तो जो प्राणी शब्द है वो पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो पहले तो स्त्रीलिंग वाले ऑप्शन हटाइए, 2 ऑप्शन हट गए, ऑप्शन एलिमिनेशन, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब सबसे मेन बात क्या है, सामान्य बहुवचन और तिर्यक बहुवचन। ये बिल्कुल एक नया कंसेप्ट आया था, मैंने बाकी किसी पेपर में तो नहीं देखा, पहली बार मैंने सी टेट में देखा। सामान्य और तिर्यक बहुवचन में अंतर क्या होता है। जैसे प्राणी, प्राणी जो है उसका बहुवचन प्राणी ही होता है। जैसे मेरे सामने एक प्राणी खड़ा है, मेरे सामने बहुत सारे प्राणी खड़े हैं, प्राणी का सामान्य बहुवचन प्राणी ही होगा। लेकिन जहां पर आपका यों प्रत्यय आ जाए, प्राणियों, थैलियों, समाजों, अभी पीछे हमने किया था ना, वो सारे क्या कहलाते हैं, तिर्यक बहुवचन। टेढ़े, तिर्यक मतलब होता है तिरछा, स्लैश, यानी जो टेढ़ा है। तो ये यहाँ पे ओ प्रत्यय हमेशा तिर्यक में आएगा, सामान्य बहुवचन में नहीं आएगा। तो ग्रामर में भी बहुत सारी चीजें जो आपको एटलीस्ट अभी से पता होनी चाहिए, जिससे आप उन चीजों में कंफर्टेबल हो जाएं। अब देखिए आगे जिस चीज पर आपको ध्यान देना है, अब जैसे कि 3 विषय हैं, लिंग वचन का मैंने आपको बता ही दिया, मुहावरे लोकोक्ति। मुहावरे लोकोक्ति ऐसा जितना है आपको अगर बेसिक बेसिक भी पता है, जैसे कि अरे यार तुमने तो नाक में दम कर रखा है, नाक में दम करने का मतलब है बहुत परेशान करना, ठीक है। उसी प्रकार कान खुजलाना, कान खुजलाने का मतलब होता है कि आप सुनी बात पे ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है ना। या फिर किसी की आंख पर चढ़ना भला होता नहीं, ये कविता की पंक्ति थी सी टेट में। तो आंख पर चढ़ने का तात्पर्य क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपको पेपर में। तो वो क्या है कि आप संदर्भ पढ़िए, आपको मुहावरे लोकोक्ति का प्रश्न वैसे ही आएगा। तो आंख पर चढ़ना यानी क्रोध का पात्र बनना, ये सारी चीजें आपको ये संदर्भ समझ के आएंगी। और फिर शब्द युग्म, फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट। शब्द युग्म का प्रश्न कैसा आता है, जैसे कि निम्न में से भिन्न युग्म कौन सा है, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, स्थिर अस्थिर, अच्छा बुरा। अब आपको पता है कि 3 युग्म जो है वो विलोम युग्म है, आपस में विलोम शब्द, और एक जो है वो रिपीटेड है। आंसर। इतने सिंपल टॉपिक भी हो सकते हैं जहां पर आपको बहुत ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, जिसमें ज्यादा कुछ याद भी नहीं करना। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दीजिएगा। फिर आपका आता है संधि का। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सी टैट में प्रश्न अक्सर संधि विच्छेद का आता है, संधि का नाम जानने का नहीं आता। तो जैसे कि अगर आपको संधि का नाम नहीं भी पता, वृद्धि संधि क्या है, गुण संधि क्या, उसका नियम क्या है, कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तब भी आप संधि सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे ये है सर्वोच्च का संधि विच्छेद, फटाफट सॉल्व कीजिए सारे बच्चे। सर्वोच्च का संधि विच्छेद क्या होगा आपका। अब जैसे स वोच्च, ऐसा कुछ नहीं, सर्व प्लस उच्च, ए ऑप्शन, सीधी सी बात। फिर हिमालय, सबको पता है हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम प्लस आलय, यानी कि केवल अगर आपका शब्दों से परिचय है आप संधि का प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे महर्षि, मही नहीं होता, महा प्लस ऋषि, काम खत्म। अब महा नहीं होता, अब इतना थोड़े बहुत स्पेलिंग आपको पता होने चाहिए, लेकिन सी टैट में ग्रामर इजी ही आती है। और उसके बाद पुरुषार्थ। अब मुझे नहीं पता पुरुषार्थ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, बट इतना मैं बता सकती हूँ ये शब्द पुरुष और अर्थ 2 शब्दों से मिलकर बना होगा, इतना मैं बता सकती हूँ। इसका रियल मीनिंग मुझे नहीं पता, तो क्या करना मुझे, 4th ऑप्शन मेरा आ गया, काम खत्म। वैसे पुरुषार्थ होता है कि जैसे हिम्मत दिखाना, ताकत कितनी है, तो वो चीज। तो ऐसे आप संधि का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगला आता है आपका समास का। समास में देखिए एक छोटी सी चीज है कि हम आपका समास के सेशंस भी बहुत लेंगे अभी, तो
कुछ ट्रिक्स होती हैं। जैसे मैंने आपको उपसर्ग बताए थे कि अगर आपको पता है कि कहीं पे निरुपसर्ग, निसुपसर्ग, प्रति या आ उपसर्ग आ रहा है, बे या ला उपसर्ग आ रहा है, हमेशा अव्ययी भाव। अगर आपका दो शब्द जो हैं, ठीक है ना, उनके बीच में और या आ रहा है, हमेशा द्वंद्व है। अगर एक शब्द दूसरे की विशेषता बतला रहा है, हमेशा कर्मधारय है। अगर दो शब्दों को मिलाकर तीसरा अर्थ निकल रहा है, बहुव्रीहि है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिस से होंगी, और डेली प्रैक्टिस जो है वो आपके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर होती रहेगी। फिर आपका आता है उपसर्ग प्रत्यय। बहुत ही सरल प्रश्न, लेकिन उसमें क्या है, आपको मूल शब्द पता होना चाहिए। मूल शब्द, जैसे कि अगर मैं कहूं स्वाभिमान, ये जो स्वाभिमान शब्द है, ठीक है ना, इसमें आपका मूल शब्द क्या होगा? तो अगर आप बाई चांस मूल शब्द पर जाएं तो सबसे मूल शब्द है मान। मान यानी इज्जत, की आपने हमारा मान रख लिया। अब मान में स्व उपसर्ग भी है, अभि उपसर्ग भी है, तो ये चीज़ आपको पहचानी होती है। लेकिन फिर वही पैसेज में होता है, हमें वर्ड्स फेमिलियर ही मिलते हैं, बहुत आसान होते हैं। जैसे कि निश्चित, तो निश्चित में निश्चय प्लस इत प्रत्यय, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। संज्ञा विशेषण का तो यही है फ्रेंड्स कि आप संदर्भ के अनुसार आपको देखना है कि एक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, मगर है, मगर जो है मगरमच्छ के रूप में है तो संज्ञा है, किंतु के रूप में है तो अविकारी अव्यय शब्द है। ये छोटी छोटी चीजें। फिर सुंदर, अच्छा बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम जैसे यश है, यश, यश शब्द तो किसी का नाम होता है। फ्रेंड्स आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस शब्द को गद्यांश पद्यांश में देखना है। गद्यांश पद्यांश जो भी आपको दिया गया होगा उसमें देखिए कि वो शब्द किस मीनिंग में है। जरूरी नहीं हो सकता कि यश का मतलब केवल प्रसिद्धि हो, यश का मतलब किसी का नाम भी हो सकता है, कोई इसमें मनाही नहीं है। लेकिन गद्यांश पद्यांश में देखना पड़ेगा कि किस संदर्भ में शब्द यूज हुआ है, तभी आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी। स्पीड बढ़ानी है, लेकिन स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। फिर आपका अलंकार, जो सिर्फ भाषा एक वालों को आएगा, तो भाषा दो वालों को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अलंकार में भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम अलंकार समझ में ही नहीं आता। सिर्फ 4-5 अलंकार है जिनमें आपको ध्यान देना है। अनुप्रास अलंकार, जहाँ पे आपकी साउंड रिपीटेशन होती है, बार बार कोई शब्द या वर्ण बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। फिर आता है एक उपमा अलंकार। उपमा अलंकार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंपैरिजन होता है, जहाँ पे सा से सी, जैसे कोयल सी तेरी बोली, ठीक है ना, पीपर पात सरिस मन डोला, तो सा से सी सम सरिस, जहाँ पे उस जैसा उस जैसी, ये सब कुछ आ जाए, उपमा अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, जहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो। फिर इसमें सबसे मेन आता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार का मतलब है, जैसे कि अभी सीटेट में आया था, हो निराश मत मानवते, कि मानवता, मानवता को बोला जा रहा है कि मानवता तुम निराश मत हो। अब मानवता तो कोई इंसान थोड़ी ना है जो उसे निराश ना होने के लिए बोला जा रहा है, वो तो फीलिंग है। तो वहां पे आपका मानवीकरण अलंकार था। ये सीटेट का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये 3-4 अलंकार है, बस इन्हें आप समझ लीजिए, काफी है। अब आते हैं लास्ट पार्ट यानी पैडागोजी पर। पैडागोजी में आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं, ये देखिए। थ्योरी सिद्धांतकार, पियाजे, क्रैशन, ठीक है ना, अभी एक दो दिन ये मतलब कुछ टाइम पहले अभी उसके प्रॉपर सेशंस भी हुए थे। मूल्यांकन आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, आपका रचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे सारे के सारे पॉइंट्स टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर होते रहते हैं। भाषा कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, इसमें कई प्रश्न आते हैं। पठन के प्रकार, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, तो इसकी तो थोरो जो तैयारी आपने अगर अभी तक कर ली है, लेकिन सबको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। उसके लिए रिवीजन की बहुत सारी मैराथन्स अभी होंगी। फिर भाषा अर्जन और अधिगम, एक क्वेश्चन आना ही आना है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आना ही आना है एक। फिर पाठ्य पुस्तक का एक क्वेश्चन कि पाठ्य पुस्तक में क्या सम्मिलित होना चाहिए क्या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है ना, ये सबको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। सब कुछ अभी तक आपको जितना याद करना था ना, कर चुके हैं। अब आप यहाँ से याद तो नहीं करेंगे, लेकिन तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको 3 चीज़ें अपनानी है सही उत्तर पहचानने के लिए पैडागोजी में। पहला तो है रियल सिचुएशन इमेजिन कीजिए। अगर आप ये देखिए कि अगर आप वहां पर होते तो आप एज अ टीचर या स्टूडेंट सबसे पॉजिटिव अप्रोच क्या अपनाते, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका कि पॉजिटिव और सेफ ऑप्शन, कि अगर बच्चा शोर कर रहा है, आप उसे सबके सामने डांटेंगे नहीं, आप उसे दंडित करेंगे नहीं, आप उसका ऐसे बिहेवियर का कारण पता करने का प्रयास करेंगे। ये आपका सेफ ऑप्शन होगा जो हर परिस्थिति में सही होगा। और कीवर्ड्स, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
कीवर्ड्स आपको मदद कैसे करते हैं, जैसे कि अगर सारांश की हम बात करें या पूर्व ज्ञान की, तो हमेशा टॉप डाउन अप्रोच होगा। अगर हम पहले शब्दों की श्रुतलेख की बात करें तो मोस्टली आपका बॉटम अप अप्रोच होगा। विशिष्ट जानकारी की बात करें तो ये स्कैनिंग होगा। अगर हम सार की बात करें तो ये स्किमिंग होगा। ये सारे कीवर्ड्स हैं जो बार बार हम आपको बताते रहते हैं। उसी प्रकार जैसे अब क्या है कि बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ये प्रश्न है आपका सीटेट का, वैगोत्स्की के अनुसार एक बच्चे के स्वतंत्र रूप से कार्य करने के स्तर और अधिक कुशल साथी की मदद से करने के स्तर के बीच का अंतर क्या कहलाया जाता है। आप जानते हैं ये क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा, सभी बच्चों ने बी ऑप्शन दिया, स्कैफोल्डिंग। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में फिट था, कीवर्ड है, वाइगोत्स्की है, स्कैफोल्डिंग है, काम खत्म। वो ये तो भूल ही गए कि जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो भी वाइगोत्स्की का ही है। और यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पे सहायता नहीं पूछी गई थी। उन्होंने कहा गया था सहायता की मदद से जिस लेवल पर हम पहुंच पाते हैं उस गैप को क्या कहते हैं। तो ये तो सहायता होती है, गैप को कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चों ने लाइव सेशन में बिना किसी टेंशन की गलती कर दी थी, तो पेपर में इन गलतियों से बचना है। उसके बाद जैसे ये है, क्रेशन के अनुसार व्याकरण क्या करता है कि भाषा दिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। अब जैसे हम क्रेशन देखते हैं तो हमारे दिमाग में दो तीन वर्ड्स आते हैं, बोधगम्य निवेश, मॉनिटरी परिकल्पना। अब एक बार विकल्प देखिए, ये चारों के चारों जो शब्द हैं, निवेश परिकल्पना, मॉनिटरी परिकल्पना, अफेक्टिव फिल्टर परिकल्पना और स्वाभाविक क्रम परिकल्पना, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, चारों के चारों क्रेशन के सिद्धांत हैं। अब बताइए, अब यहाँ पर फिर आपको सबका पता होना चाहिए कि कौन क्या होता है। तो जैसे अगर हम भाषा प्रयोग में अपने माइंड में उसे फिल्टर करके बोल रहे हैं कि पहले मैं बोलने से पहले सोच रही हूँ, उसे कहते हैं मॉनिटरी परिकल्पना, डी ऑप्शन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जब सारे सही ऑप्शन लगते हैं, उनमें से बेस्ट आंसर चूज करना होता है। फिर सभी विकल्प पढ़कर ही उत्तर दें, ये तो मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि याद रखिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन में भी आपको दिया गया होता है सही नहीं सबसे बेहतर विकल्प चुनिए। तो पैडागॉजी और कुछ नहीं है, केवल साइकोलॉजी है। आप सभी विकल्पों को अच्छे से पढ़िए, और अगर आपको पहला विकल्प पढ़ते ही लगता है बिल्कुल सही है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी सारे विकल्प पढ़ने, और उसके लिए स्पीड आपको बढ़ानी होगी, रीडिंग स्पीड। अभी भी समय है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉलेज ज़रूरी है, लेकिन नॉलेज के बाद स्पीड, और स्पीड के बाद एक्यूरेसी, ठीक है ना। ये नहीं कि स्पीड के चक्कर में आप एक्यूरेसी भूल जाएं। नॉलेज, स्पीड, एक्यूरेसी, ये तीनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। ये कंपटीशन एग्जाम है, यहाँ पर ये नहीं है कि आप सारे आंसर दे दीजिए, आपके सबका मतलब कि पूरा वो होगा एनालिसिस वगैरह, नहीं। जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही आगे जीतेगा। बाकी तो जैसे मैंने आपको कीवर्ड्स कहा था, कीवर्ड्स में वही होता है कि जैसे चॉम्स्की हैं, तो बस याद होना चाहिए, सतह संरचना, गहरी संरचना, अर्जन उपकरण, सार्वभौमिक व्याकरण, जहां पर भी आ जाए हमेशा चॉम्स्की। उसी प्रकार जैसे कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, फिर जैसे चॉम्स्की हैं, ठीक है ना, चॉम्स्की का तो हम कर चुके, लेकिन जैसे पियाजे हैं, पियाजे में क्या आएगा, जैसे आत्मसातीकरण, स्कीमा, ठीक है ना, संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये गलतियां अच्छी होती हैं, ये सारी चीज़ें पियाजे में आती हैं। स्किनर में क्या आता है, नकल करना, अनुकरण करना, सकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन। क्रेशन में क्या आता है, मॉनिटर परिकल्पना, ये आपका बोधगम्य निवेश। तो यही छोटे छोटे कीवर्ड्स हमें आंसर जल्दी ढूंढने में मदद भी करते हैं। और बाकी तो हिंदी पैडागॉजी में जैसे मैंने आपको बताया 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं। विषय से सीधा प्रश्न कि भाषा अर्जन उपकरण किसने दिया था, सीधा प्रश्न। स्थिति आधारित प्रश्न, सिचुएशन ऐसी दी जा रही है कि टीचर बच्चों के साथ ऐसा ऐसा कर रहा है, तो बताओ कैसे होगा। रिक्त स्थान वाले प्रश्न आजकल कम हो गए हैं, पहले थोड़े आते थे। और कथन और तर्क वाले आज भी आते हैं, तो ऐसे में दोनों को समझना है, दोनों कथनों को, और उनके बीच का संबंध बताना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमेशा बस ये याद रखिएगा, लास्ट चीज़ है बस ये, समावेशन, कि आपका उत्तर ऐसा होना चाहिए जो कि समावेशी कक्षा को पोषित करे। समावेशी कक्षा यानी कि आपका जो भी बिहेवियर होगा वो सब बच्चों के लिए होना चाहिए, चाइल्ड स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं होना चाहिए। कक्षा का स्तर क्या है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि पहली प्राथमिक स्तर पर जो आंसर सही है वो 8वें स्तर पर सही ना हो, तो कक्षा का स्तर ध्यान में रखना है क्वेश्चन में। छात्रों की सहभागिता सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी ये लगे कि मैक्सिमम बच्चों की पार्टिसिपेशन मिल रही है, अधिकतर वो आपका सही उत्तर होता है। एक के लिए सभी की हानि नहीं। अब जैसे कभी कभी अगर एक बच्चा धीरे सुन रहा है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप मतलब सॉरी उसे सुनाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए आप जोर जोर के चिल्लाने लग जाएं, ये तो गलत है ना। तो एक बच्चे की सुविधा के लिए बाकियों का नुकसान नहीं करना।
भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर देने, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सहभागिता और आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास, हर वो कोशिश करनी कि बच्चे के कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे फिर वो जैसे खुलकर बोलें। बहुभाषिकता में भी वही होता है कि बच्चे की भाषा को स्थान देना, जिससे बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, आपके साथ जुड़े और फिर वो नई भाषाओं को भी सीखने का प्रयास करे। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको पेपर में मतलब ध्यान में रखनी है अभी कुछ दिनों की तैयारी में। और आखिरी में एक कड़वा सच, कड़वा सच यही है फ्रेंड्स, हम आपको जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी बता दें, आप केवल तैयारी कर सकते हैं, तथ्यों को अच्छे से समझ सकते हैं, बाकी परीक्षा में कुछ भी आ सकता है, सब कुछ महत्वपूर्ण है, ये तो वास्तविकता है। तो इसलिए खुद पर भरोसा रखिए, ठीक है ना। टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके साथ है, जितनी तैयारी की है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके दोस्तों की ब्लेसिंग, आपके टीचर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। सीटेट सितंबर 2026 आप ज़रूर क्लियर करेंगे। चलिए फिर बाकी जाते आते एक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाइएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। और बाकी टीचिंग परीक्षा की बुक आपके लिए फ्रेंड्स, लास्ट डेज में बुक से प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी होगी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब पर अवेलेबल है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है ना, अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।